फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, किस तरह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला चीज़ समझने वाली चीज़ है कि स्केलेटल मसल का किस तरह से संरचना होता है। ये डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि मसल्स, ये स्केलेटल मसल का ये फिगर है। इस स्केलेटल मसल में आप देख रहे हैं कि ये मसल फाइबर शो किया गया है और इसमें बहुत सारे जो है मायोफाइब्रिल का ग्रुप है। एक मायोफाइब्रिल यहाँ शो किया गया है, अंत में बहुत सारे मायोफाइब्रिल शो किया गया है और सबसे आउटर जो लेयर होता है वो सार्कोलीमा कहलाता है। ये सार्कोलीमा शो किया गया है, आउटर लेयर सार्कोलीमा शो किया गया है। और यहाँ इस डायग्राम में आप देखें ध्यानपूर्वक कि सार्कोमियर जो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है और सार्कोमियर जो होता है, देखिए यहाँ जेड लाइन है, देखिए एक जेड डिस्क चाहे जेड लाइन कहा जाता है और जेड लाइन के बीच जो है सार्कोमियर कहा जाता है। सार्कोमियर शो किया गया है। तो इस सार्कोमियर जो है मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, संरचनात्मक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। इसमें दो चीज़ें शो की गई है, एक डार्क बैंड होता है, एक लाइट बैंड होता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो डार्क बैंड होता है उसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों पाए जाते हैं, दोनों फाइबर पाए जाते हैं। और लाइट बैंड जो होता है वो सिर्फ उसमें एक्टिन नामक जो है प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहलाते हैं मसल्स के। इसके द्वारा जो है संरचना होती है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर प्रोटीन कहा जाता है। तो यहाँ फिगर में जो शो किया गया है ये डार्क बैंड के शो किया गया है ए बैंड द्वारा। देखिए डार्क बैंड का शो किया गया है ए बैंड द्वारा और लाइट बैंड को शो किया गया है आई बैंड द्वारा, ये शो किया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सार्कोमियर का होता है। सार्कोमियर जो है मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है और हम जो स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं वो दोनों के बारे में बता चुके हैं। एक्टिन मायोसिन का स्ट्रक्चर प्रोटीन कहा जाता है। डार्क बैंड क्या होता है मैं बता चुका हूँ। डार्क बैंड मुख्यतः जो है मायोसिन और एक्टिन नामक प्रोटीन, मसल प्रोटीन का बना हुआ होता है। लाइट बैंड बता चुका, केवल एक्टिन का बना हुआ होता है। इसमें ध्यान देना है कि दो और प्रोटीन होते हैं, ये रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, मतलब मसल के कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रण करते हैं, इसलिए इसको रेगुलेटरी प्रोटीन कहा जाता है और इसका नाम है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो दो प्रोटीन होते हैं ये कैल्शियम आयन द्वारा जो है इनहिबिट होते हैं, जबकि पोटासियम आयन द्वारा स्टिमुलेट होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। अब कैल्शियम आयन का किसी भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले ये जानना कि कैल्शियम आयन कहाँ होता है। फिगर ऊपर वाले फिगर में बताया कैल्शियम आयन जो है वो दो जगह होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ शो किया गया है, देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन होता है और दूसरा जो है यहीं पर सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये दो जगह जो होते हैं वो कैल्शियम आयन होते हैं। तो इसका लोकेशन का मतलब स्थान कहाँ कैल्शियम आयन होता है, ये चीज़ जानना है। अब मुख्य जो है मायोन्यूरल जंक्शन की क्या है। मायोन्यूरल जंक्शन में कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। ये नर्व का है, तो नर्व का जो सिलेंडर भाग होता है एक्सॉन होता है। देखिए एक्सॉन का थोड़ा छोटा सा पार्ट दिखाया गया है। एक्सॉन का जो लास्ट पार्ट जो एंड वाला है वो डायलेटेड होता है, यहाँ ये डायलेटेड होता है और इस डायलेटेड पार्ट में ये जो इस तरह से गोल गोल संरचना दिखाई गई है ये संरचना साइनेप्टिक वेसिकल कहलाता है। और इस साइनेप्टिक वेसिकल्स में एक केमिकल्स होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस, वो एसिटाइल कोलिन होता है। तो ये एसिटाइल कोलिन यहीं जमा रहता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए तो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया यानी इसमें एटीपी जमा रहता है जिसकी वजह से होता है। ये कैल्शियम चैनल यहाँ शो किया गया है। अब देखिए ये मसल्स, यहाँ मायोन्यूरल जंक्शन क्यों कहा जाता है।
देखिए मायो मतलब होता है मसल्स, यहाँ देखिए मसल का ये इंड हो गया जो इस तरह से जिगजैग शो किया गया है, वेसिकल की तरह शो किया गया है। और न्यूरल का मतलब नर्व, तो नर्व और मसल, तो जो मसल्स है इसको मोटार एंड प्लेट कहा जाता है और ये नर्व, तो इसलिए मायो न्यूरल जंक्शन कहा जाता है। जो यहाँ पर गैप जो है, इस गैप को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, गैप को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पर देखिए ये गैप का शो किया गया है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो ये है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मसल्स में, चूंकि मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सबसे कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होता है तो वहाँ से एनर्जी आता है। और ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन जो नर्व का जो साइनेप्टिक क्लैप की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाता है। और मसल्स का जो टर्मिनल जो मेम्ब्रेन है, ये जो जिगजैग जो फोल्ड की तरह जो दिखाई दे रहा है, ये है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये दो प्रकार का मेम्ब्रेन हुआ। एक चीज़ और ध्यान देना है कि स्टाइल कोलिन जो है तो ये स्केलेटल मसल है ये, तो स्केलेटल मसल में एक रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर का नाम निकोटेनिक रिसेप्टर होता है। तो यहाँ पर निकोटेनिक नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये शॉर्ट में यहाँ लिखा ना एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, तो यहाँ ध्यान देना है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर है ये निकोटेनिक रिसेप्टर है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस डायग्राम के आधार पर वर्णन करना है। अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है वन बाय वन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब है दो पोल का निर्माण। तो दो पोल के निर्माण के लिए रेस्टिंग अवस्था में क्या होता है कि सोडियम आयन सेल के बाहर होता है और पोटासियम आयन सेल के अंदर होता है, तो इसके वजह से पोलरिटी डेवलप करता है और इस प्रक्रिया को पोलराइजेशन कहा जाता है। तो रेस्टिंग अवस्था में, और इस समय रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, तो ये पोलराइजेशन, और ये पोलराइजेशन की जो अरेंजमेंट होता है, जो व्यवस्था होता है, वो सोडियम पोटासियम एटीपीएच पंप के द्वारा होता है। तो ये पंप जब एक्टिव होगा तो पोलराइज अवस्था में मसल रहेगा, यानी कोई काम कोई वर्क नहीं करेगा, तो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब हो गया डीपोलराइजेशन। क्या है डीपोलराइजेशन में? क्या होता है कि जब कोई स्टिमुलस पहुंचता है, कोई भी स्टिमुलस कहां से पहुंचेगा? नर्व के द्वारा। जब स्टिमुलस पहुंचा तो स्टिमुलस पहुंचने के बाद मूवमेंट होता है, जो सोडियम आयन बाहर की ओर था वो अंदर की ओर आता है, इसको बोलते हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। और जो पोटासियम आयन अंदर था, सेल के अंदर था, वो बाहर की ओर जाएगा, तो उसको बोलते हैं इफ्लक्स ऑफ पोटासियम आयन। और जिस पोटेंशियल पर ये क्रिया संपन्न होती है उसको एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। एक्शन पोटेंशियल यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और इसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो ये चीजें एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है स्टिमुलस के द्वारा, और ये जो है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहलाता है। तो ये पोलराइजेशन हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया। अब हम तीसरा बताते हैं रीपोलराइजेशन। जब डीपोलराइजेशन की क्रिया हुआ, मूवमेंट हुआ, ये सारी चीज हुआ, इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। कैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां समझना है कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कैल्शियम आयन निकलता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद पुनः अपने मूल अवस्था में लौटना रीपोलराइजेशन कहलाता है। तो इसमें क्या चीज होती है क्रिया? इसमें सोडियम आयन का जो मूवमेंट हो रहा था, जो बाहर से अंदर की ओर, और पोटासियम आयन अंदर से बाहर की ओर, वो मूवमेंट बंद हो जाता है। तो एक लाइन में लिखा है ये मूवमेंट स्टॉप हो गया। कैल्शियम आयन जो रिलीज हुआ था वो अपने मूल अवस्था में पहुंच जाता है, जिसके वजह से जो है रेस्टिंग पोटेंशियल, जो पहले वाली पोटेंशियल था, रेस्ट अवस्था का पोटेंशियल, वो पुनर्स्थापित हो जाता है। और ये पुनर्स्थापित होने में सोडियम पंप क्या हो गया? सोडियम पोटासियम एटीपीएज जो है पंप, उसी को सोडियम पंप कहा जाता है। तो वो उसके द्वारा ये स्थापित हो गया, इसलिए रीपोलराइजेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है रोल ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड कैल्शियम इन कॉन्ट्रैक्शन। आपको अल्टीमेटली ये बताना है कि किस तरह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आपको शुरू के फिगर में बताया था कि वेसिकल्स में एसिटाइल कोलिन जमा रहता है। तो सबसे पहले जब स्टिमुलस वहां पहुंचता है साइनेप्टिक के लास्ट टर्मिनल एंड पर, तो वहां से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, जिससे कि साइनेप्टिक क्लैफ्ट पूरा इस लिक्विड द्वारा भर जाता है, और
जिसके वजह से जब रिलीज होगा तो डीपोलाइजेशन क्रिया होगी, जो ऊपर समझाया गया। और इसी समय क्या होगा कि जो मैं बताया था, कैल्शियम आयन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ट्यूबल्स में जमा होता है वहां से निकलता है। अब एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, कैल्शियम आयन जो है वो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन को बाइंड करता है, उसके साथ संयुक्त हो जाएगा। और वैसे अगर ये संयुक्त नहीं होता है तो ट्रोपोनिन या ट्रोपोमाइसिन एक्टिन के साथ बंधा हुआ रहता है। तो जब कैल्शियम आयन निकलता है वहां पर उस मसल से, एसआर से जो निकलता है, तो वो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन के साथ संयुक्त हो गया। तो यहां पर एक्टिन जो है फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो यहां एक्टिन फ्री हो गया। अब ये एक्टिन जो है वो मायोसिन के साथ जो है आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करता है, इंटरैक्शन होता है। लेकिन इंटरैक्शन होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी जो है वो कैसे आएगा मैं अभी बताऊंगा। और इसके बाद क्या होता है, इन दोनों के एक्टिन मायोसिन के बीच में स्लाइड ओवर मूवमेंट, ओवरलैपिंग मूवमेंट होता है। और इसी ओवरलैपिंग मूवमेंट, स्लाइड ओवर, एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट होता है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो ये हुआ, किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये प्रक्रिया हुआ। अब रिलैक्सेशन मतलब पुनः मूल अवस्था में कैसे लौटता है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल। इसमें बस एक चीज ध्यान देना है, एसिटाइल कोलिन जो है वो फिजियोलॉजिकली सक्रिय पदार्थ है, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है। तो जब इसका कार्य हो गया तो इसका एक्शन टर्मिनेट होना चाहिए। तो टर्मिनेट होने के लिए एक एंजाइम होता है कोलिन एस्टरेज। तो ये कोलिन एस्टरेज द्वारा ये हाइड्रोलाइज होता है, और कोलिन एस्टरेज द्वारा हाइड्रोलाइज होकर एक्चुअल में ये बन जाता है कोलिन और एसिटिक एसिड। तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसका एक्शन खत्म हो गया। तो कोलिन और एसिटिक एसिड में टूट जाता है ये। तो इसके बाद जैसे ही ये टूट गया, हाइड्रोलिसिस इसका हो गया, वैसे ही कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन घटना शुरू हो जाता है। और जैसे ही कैल्शियम आयन की सांद्रता कम होती है, वैसे ही ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन जो इसके साथ जुड़ा हुआ था ये फ्री हो गया। और जैसे ही ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन फ्री हो गया, वैसे ही एक्टिन भी जो है, एक्टिन और जो दोनों के बीच में क्रॉस लिंकेज बना था एक्टिन और मायोसिन के बीच में, तो एक क्रॉस लिंकेज टूट जाता है। और क्रॉस लिंकेज टूट गया तो मायोसिन जो है अपने मूल अवस्था में चला गया, एक्टिन जो है ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन के साथ ही संयुक्त हो गया, और मसल जो है रिलैक्स हो गया। तो ये सिंपल रिलैक्सेशन ऑफ मसल है। अब थोड़ी सी इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट, कहाँ से एनर्जी होता है, तो जानते हैं कि लीवर में एक प्रक्रिया होती है, उसको कहा जाता है ग्लाइकोजेनोलिसिस, यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना। जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है तो एनर्जी का इमीडिएट रिक्वायरमेंट ग्लूकोज से पूर्ण होता है, तो ये ग्लूकोज बनता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी दो तरह से प्राप्त हो सकता है। एक पहला जो है, जो कि जहां पर कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया संपन्न हो रही है वहां पर एटीपी, जो हम आपको शो किए थे कि डायरेक्ट एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, तो डायरेक्ट स्टोर रहता है, वहां से एटीपी एनर्जी प्राप्त होता है। और दूसरा है कि दूसरा वे है कि क्रिटिनिन फॉस्फेट के निर्माण द्वारा। तो क्रिटिनिन फॉस्फेट का निर्माण कैसे होता है, बहुत सिंपल आसान तरीके से समझा जा सकता है। जब रिलैक्स कंडीशन में होता है, जिसको एट रेस्ट बोल सकते हैं, जब मसल रिलैक्स कंडीशन में रहता है तो उस समय जो है एटीपी और क्रिटिनिन मिलकर क्रिटिनिन फॉस्फेट बनाता है। तो ये मसल में क्रिटिनिन फॉस्फेट बन के तैयार रहता है रेस्ट अवस्था में। लेकिन जैसे ही कोई भी व्यक्ति विशेष कार्य करता है कोई भी, तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एनर्जी चाहिए। तो उस समय क्या होगा, क्रिटिनिन फॉस्फेट चूंकि बना हुआ है वो एडीपी से संयुक्त होकर तुरंत एटीपी बनता है, और वो एटीपी जो है वो एनर्जी डिमांड को पूरा करता है। तो इसलिए एट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब कार्य करना, वर्क करना उस समय। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।